जय श्री महाकाल, जय जिनेन्द्र। अब हम थोड़ा सा श्लोक की लिंक से हटकर ग्रहों के नीच भंग, मैंने आगे की वीडियो में बताया था कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है, तो उसका नीच भंग कैसे हो, उसका नीच भंग कैसे हो। तो उसके नीच भंग के लिए एक श्लोक आया था आपका, केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्ता वापी स्वयं संबंध मात्रादवलीनो भवेताम योग कारको। यदि केंद्र और त्रिकोण के नेता का आपस में संबंध हो और वे अशुभ भाव के मालिक न हो और वे अशुभ भाव में न बैठे और इस प्रकार का कोई संबंध है तो वे अपने दोषों से, स्वयं के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे नीच का होना, अस्त होना या कम अंश का होना। तो एक नीच भंग वैसे होता है और दूसरा नीच भंग ऐसे होता है। ये है आपकी कुंडली, एक ये उदाहरण है, काल्पनिक पत्रिका है। इसमें गुरु जो है वह मकर राशि में विराजित है और मकर राशि का गुरु नीच का होता है। जब गुरु मकर राशि में विराजित होता है, कहीं भी किसी भी भाव में हो, तो वह नीच का माना जाता है। तो इसका नीच भंग कैसे हो? तो इसके नीच भंग के लिए है कि जब सभी ग्रहों के लिए नीच भंग के लिए या तो एक वो श्लोक है या फिर ऐसे देखना पड़ता है कि जब गुरु की उच्च या नीच राशि, उच्च राशि कौन सी है गुरु की? कर्क राशि। और नीच राशि कौन सी है? मकर राशि। तो उच्च राशि का मालिक मतलब कर्क राशि का मालिक कौन हुआ? चंद्रमा। या नीच राशि का मालिक कौन हुआ? शनि। दोनों में से कोई भी ग्रह यदि कहाँ बैठ जाए, केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए, तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। एक बार और समझ लो, यहाँ गुरु मकर राशि में नीच का हुआ, इसकी उच्च राशि कर्क है। अब इसका यहाँ दोष, नीच भंग का दोष कैसे समाप्त हो रहा है कि जब गुरु की उच्च या नीच राशि, उच्च राशि कर्क और नीच राशि मकर, तो मकर का स्वामी शनि और कर्क का स्वामी चंद्रमा, यदि दोनों में से कोई भी केंद्र में बैठ जाए तो गुरु का नीच भंग हो जाता है। अब दूसरा देख लो, एक और उदाहरण, शनि। शनि यहाँ मेष में नीच का है और तुला में उच्च का होता है। तो इस कुंडली में शनि भी नीच का विराजित है। तो इसका भी यही है कि शनि का उच्च मतलब तुला राशि यानी शुक्र या मेष राशि मतलब मंगल अगर केंद्र में विराजित होती है तो इसका नीच भंग हो जाता है। एक और इसमें चंद्रमा को नीच का दोष लग रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो इसका नीच का वृश्चिक राशि यानी मंगल या वृषभ राशि यानी शुक्र का मालिक केंद्र में विराजित हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब हमको देखना है कि इन तीनों में किसका नीच भंग हुआ है। गुरु की उच्च राशि कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ विराजित है? नहीं, चंद्रमा यहाँ विराजित नहीं है, इसलिए इसका नीच भंग नहीं हो रहा। इसकी एक और दूसरी राशि कौन सी है? कर्क और एक और है शनि। मतलब नीच इसकी राशि कौन सी? शनि। तो शनि भी यहाँ विराजित है, केंद्र में नहीं है, मतलब इस कुंडली में गुरु का नीच भंग नहीं हो रहा है। अगला हम जाते हैं शनि। शनि की उच्च राशि है तुला यानी शुक्र। शुक्र केंद्र में विराजित है, हाँ, मतलब इसका नीच भंग हो रहा है। या शनि की नीच राशि कौन सी? मंगल। क्या वह दोनों में से कोई भी एक हो, तो मंगल भी विराजित है तो इसका नीच भंग हो रहा है। अब है अपना चंद्रमा। चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक, तो वृश्चिक का स्वामी हुआ आपका मंगल, तो मंगल विराजित है, मतलब इसका नीच भंग हो रहा है। और इसकी उच्च राशि है वृषभ, शुक्र, तो शुक्र भी विराजित है, मतलब कोई भी एक ग्रह विराजित हो, या तो उसकी नीच राशि का ग्रह विराजित हो या उच्च राशि का विराजित हो, तो केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में विराजित हो तो उसका नीच भंग होता है। ये था आपका ग्रहों का नीच भंग कैसे होना। अब है इस नीच भंग से राजयोग। नीच भंग से राजयोग,
हमारे पाराशर ऋषि ने विपरीत राजयोग भी कहे गए हैं। तो ये कैसे होते हैं? हमारा जो शनि ले लो, शनि कुंडली में नीच का होकर विराजित है। इसकी उच्च राशि कौन सी है? तुला। उच्च राशि कौन सी है? तुला। तुला का मालिक कौन है? शुक्र। अगर शुक्र केंद्र में जहां इसका भाव है, मतलब जहां से यह भाव बली माने जाते हैं, वहां अगर केंद्र में विराजित है तो शनि से उसको विपरीत राजयोग होगा। अब ये मैं समझाती हूँ। दशम भाव में सूर्य मंगल का बैठना, ये भाव बली, भाव से बल देते हैं। दशम भाव में यदि सूर्य मंगल विराजित होते हैं तो वो विपरीत राजयोग कब? जब इनका नीच भंग होता है तब। लग्न में बुध गुरु का, चतुर्थ में चंद्र शुक्र का और सप्तम में शनि का। अब आपको ये गुरु से ही बता दें, यहां से हम चंद्रमा अभी हटा देते हैं। इसकी उच्च राशि कौन सी है? कर्क। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को कहां विराजित करना? चतुर्थ में चंद्रमा। चतुर्थ में अगर चंद्रमा आ जाए, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? यह विपरीत राजयोग हो गया, क्योंकि इसको जहां बैठना था, जहां से भाव बल कर रहा है, और कौन सी राशि में? अपनी मित्र राशि में। अगर यहाँ कर्क का ही चंद्रमा हो जाता, मान लो यहाँ 4 होता तो और ज्यादा पावर देता। कर्क का ही चंद्रमा हो जाता तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये हो गया आपका विपरीत राजयोग। अब इसको समझ लो शनि को। शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला। शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला। तुला का स्वामी कौन है? शुक्र। यहां बैठा तो इसका नीच भंग हुआ। अगर ये यहां बैठ जाता, क्योंकि इसकी प्लेस कहां बैठता है? ये चतुर्थ में। तो अगर यहां बैठता और यहां ये उच्च का होके बैठा, शुक्र भी इसमें मीन राशि में उच्च का होता है, तो इसको यह कौन सा योग हो जाता? राजयोग हो जाता, विपरीत राजयोग हो जाता। अब एक और समझ लो, मान लो शुक्र का ही बता देते हैं। गुरु का तो हो गया है, अब मंगल का। मंगल, सूर्य यहाँ नीच का बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ नीच का बैठा हुआ है। तो सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? मेष। और मेष का स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? दशम भाव में। दशम भाव में कहाँ बैठा है? सूर्य और मंगल का बैठना दशम भाव में। तो यहाँ सूर्य भी विपरीत राजयोग वाली स्थिति बनेगी। और अगर ये मेष का होता, मान लो यहाँ मेष होता, एक वन होता और उसमें मंगल बैठता, और ज्यादा पावरफुल करता, तो ये हो गए आपके विपरीत राजयोग। मतलब ये भाव मतलब ग्रहों के भी बल बताए गए हैं। तो ग्रहों के बल में है कि दशम भाव में यदि सूर्य मंगल बैठे तो वे बली होते हैं, लग्न में यदि बुध गुरु बैठे तो वे बली होते हैं, और चतुर्थ में यदि चंद्र शुक्र बैठे तो वे बली होते हैं, और सप्तम में यदि शनि बैठे तो वह बली होता है। और विपरीत राजयोग जब अपना ये जो नीच के होते हैं और जो इनके जो उच्च मालिक है, जिनसे ये नीच के हैं, उनके जो उच्च मालिक है और जहां इनकी प्लेसमेंट दी गई वहीं अगर ये बैठे इस प्लेस के हिसाब से, तो वह विपरीत राजयोग कहलाता है। यह लघु पाराशर में पाराशर ऋषि ने कहा है। जय जिनेन्द्र।